गुड इवनिंग। और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी। हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब तक हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हिमालय है, डेजर्ट के बारे में, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट दोनों हमने पढ़ लिए हैं, अरावली हिल्स हमने पढ़ लिया है, नॉर्थर्न प्लेन को हमने पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की, जिसमें से एक है द पेनिनसुलर प्लाटो। तो करते हैं शुरुआत, एक एक करके आज कंप्लीट कर लेंगे सारे टॉपिक्स को। तो पेनिनसुलर प्लाटो, पहले तो प्लाटो क्या होता है? आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ एरिया, माउंटेन जैसा, लेकिन उसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा, ऊपर की जो सतह होगी उसकी, वो फ्लैट होगी। तो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन ऊपर से जो सरफेस है वो थोड़ी फ्लैट होगी, वो होता है आपको प्लाटो। और यहां पर वैसे इंडिया के अंदर कई सारे प्लाटोज हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्लाटो जो है वो है पेनिनसुलर प्लाटो। सबसे बड़ा भी यही, अदरवाइज मालवा प्लाटो है, मेघालय प्लाटो है, नॉर्थ ईस्ट में और भी हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर प्लाटो, जो साउथ इंडिया में पड़ता है। ठीक है। और पेनिनसुला किसको कहते हैं? ऐसी कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसके तीनों साइड, सॉरी, जिसके 3 साइड पानी हो, जो 3 साइड से, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे हमारा साउथ इंडिया है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशियन है। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लाटो है वो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी से, और साउथ साइड में इंडियन ओशियन से। फिर इसके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। तो इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? ये वॉल लाइक का स्ट्रक्चर है, मतलब ये यहां पर जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये जो आपको रेड एरिया दिख रहा है, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है। और ये कंटिन्यूअस है, इसमें 2-4 पासेज हैं, बाकी आने जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो ये वॉल जैसा काम करता है, दीवार के जैसा काम करता है। ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, यहाँ पर कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है यूनेस्को के द्वारा। फिर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है। एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कई सारी रिवर्स है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। ये सब बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, बट ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट के अंदर। फिर इसका जो नॉर्थन पार्ट है, ये वाला हिस्सा इतना, इसको हम कहते हैं साइदरी हिल्स। तो ये चीजें होगी वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ईस्टर्न घाट को। ये मैंने पहले से लिख के छोड़ रखा था ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, वरना वीडियो लंबा हो जाता है। ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे, ये आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, हिल लाइक का है, हिल लाइक स्ट्रक्चर है। और बीच में ये ब्रोकन भी है, टूटा हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। तो हिल लाइक फॉर्मेशन है और ये टूटा हुआ है कई जगह से, आने जाने की यहाँ पर जगह है, बीचेज हैं इसमें। ये सब चीजें इसकी इंपॉर्टेंट। फिर ईस्टर्न घाट से इधर कई सारी रिवर्स हैं जो बहती हैं, जैसे द महानदी, ये रिवर यहां से बहती है, द कृष्णा, द गोदावरी, जो कि वाटर प्रोवाइड करती है यहाँ की पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 रिवर यहां से बहती है और ब्रोकन हिल्स यहां पर है, वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है। ये 2-4 चीजें इसके बारे में याद रखनी। फिर
ये प्लाटो वाला जो रीजन है ये रिच है मिनरल्स में, सो इट इज रिच इन मिनरल्स, जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो प्लाटो है ये हल्का सा ईस्ट की साइड झुका हुआ है इसे, इस वजह से कई सारी रिवर्स यहाँ पर ओरिजिनेट तो होती है वेस्टर्न घाट में, लेकिन उनका जो वाटर है वो डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सो इट इज टिल्ट टू द ईस्ट। फिर यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, महानदी है, कृष्णा रिवर है, कावेरी है, ये कुछ गोदावरी है, ये कुछ रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। फिर यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है और कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर रहती है, जैसे गोंड है, सांथल्स है, बैगा है, भील है। ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका अपना अलग जीने का तरीका है, इनकी अलग से डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, यूनिक वे ऑफ लाइफ, इनका जीने का तरीका अलग है, इनका कल्चर एकदम से अलग है। ये नेचर के क्लोज में रहते हैं, एकदम से नेचर से जुड़ करके रहते हैं, और इसमें कई सारे वाटरफॉल्स है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है प्लाटो के अंदर। ये कुछ चीजें हैं जो पेनिनसुलर प्लाटो के बारे में हमें ध्यान रखनी है। प्लाटो क्या होता है? माउंटेन जैसा बट ऊपर से सरफेस जो फ्लैट होता है। पेनिनसुलर प्लाटो, इसका नाम पेनिनसुलर प्लाटो क्यों है? क्योंकि ये जो साउथ इंडिया है ये पेनिनसुला है, क्योंकि इसके 3 साइड वाटर है। फिर ये घिरा हुआ है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। इनके बारे में हमने दोनों के बारे में देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब चीजें याद रखनी। फिर हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स जो पेनिनसुलर प्लाटो के बारे में है। जैसे पावर हाउस वाटरफॉल, ये केरला के अंदर है, जिसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी। लो एंड टेल मैकाकू, ये एक तरह का बंदर है जो वेस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। फिर किंग कोबरा है जो वेस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है, ये एक तरह का स्नेक है। फिर इंसेक्टिवरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करता है एज ए फूड। फिर कोल माइंस है साउथर्न पार्ट के अंदर, मतलब पेनिनसुलर प्लाटो में कई सारी कोल माइंस है। जो कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। बट इसके यूज से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। फिर मुंबई फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का, इसकी पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पेनिनसुलर प्लाटो के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन क्या है? ये तटीय क्षेत्र, जो इंडिया का वो पार्ट जो समुद्र से लगा हुआ है। तो ये डॉटेड है विद ब्यूटीफुल बीचेज। कई जगह पर यहां पर बीचेज आपको मिलेंगी, सी बीच, ठीक है। और ये कहीं पर गोल्डन कलर के आपको दिखेंगे और कहीं पर रॉकी ब्लैक रॉक्स आपको यहां पर दिखेगी। इंडिया की कोस्ट लाइन के पास ही आइलैंड्स भी हैं जहां पर कोरल रीफ्स आपको मिलेगा। फिर कोस्ट लाइन में एक वेस्ट कोस्ट है, एक ईस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट के बारे में देखते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ये गुजरात से लेकर के केरला तक स्ट्रेच्ड है। गुजरात से केरला तक स्ट्रेच है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, मतलब जहां नाव आकर के रुकती है, एंड सिटीज हैं यहां पर, जैसे मुंबई हो गया। फिर कई सारी रिवर्स वेस्ट कोस्ट
पर ओरिजिनेट मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादातर रिवर जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे ही ओरिजिनेट होती है। नर्मदा और जो तापी रिवर है वो ईस्चुरीज बनाती है यहाँ पे। नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी रिवर इस तरह से बहती है, और जहां ये अरेबियन सी में आकर के मिलती है वहां पर बनती है ईस्चुरीज। मतलब अंत तक आते आते रिवर का जो स्लोप है, ढलान है, वो एकदम से मिनिमम हो जाता है और समुद्र के पानी के बराबर लगभग देखने को मिलता है। और यहां पर फिर ऐसा बैरियर बन जाता है इसके साथ जो कंकड़ पत्थर आते हैं उनकी वजह से, और ऐसा लगता है कि पानी अंदर तक चला गया है और यहाँ पर एक बैरियर जैसा क्रिएट हो जाता है। तो लार्जेस्ट है ये इंडिया में नर्मदा और तापी रिवर पर फिशरीज। फिर है हमारा द ईस्ट कोस्ट। तो ये गंगा जो डेल्टा है यहां से लेकर के कन्याकुमारी यहां तक स्ट्रेचेस है। यहां पर जस्ट एकदम से कोस्ट पर प्लेन वाला एरिया भी है, कई सारे डेल्टाज यहां पर है। तो ये स्ट्रेचेस है गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। यहां पर कई सारे डेल्टाज बनते हैं। डेल्टा क्या होता है? जहां नदी समुद्र में आकर के मिलती है, स्लोप एकदम से कम हो जाता है, तो जो कंकड़ पत्थर आते हैं वो वहीं पे रुकने लग जाते हैं। तो जैसे नदी यहां आ रही है और बहाव एकदम से कम हो गया, यहीं पे रुकने लग गए, तो अब ये दो हिस्सों में बट गई इस तरह से, इस तरह से। फिर यहां पर ही आ गए तो कुछ इस तरह से हो गया। तो अगर ये तीन का बनता है तो ये फैन शेप्ड भी हो जाता है कि एक तो ये जो इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है ये, और बीच में बन गया है सेडिमेंट्स का डिपॉजिट, कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो गए यहाँ पर। तो इस शेप को कहते हैं डेल्टा, जो बनते हैं गंगा नदी पर, कृष्णा रिवर पर और कावेरी रिवर पर। और यहाँ की जो सोइल है, लैंड है, वो काफी फर्टाइल है, जो कि आइडियल है, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। फिर यहां पर वाटर बॉडीज भी हैं। मतलब दो लेक हैं यहां पर, एक है चिलिका लेक और दूसरी है पुलिकेट लेक। ये दो वाटर बॉडीज हैं। पुलिकेट लेक ये जो है ये ईस्चुरी भी है। मतलब यहां पर एक बैरियर जैसा लगा हुआ है, जो पानी ईस्चुरी होती है। समुद्र से एक बड़ी वाटर बॉडी से अगर पानी अलग हो जाता है बाय नेचुरल बैरियर की वजह से, तो उसको हम ईस्चुरी कह देते हैं। तो ये हो गया हमारा कोस्ट लाइन के बारे में कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स, इनके बारे में कुछ क्या चीजें हैं। तो इंडियन आइलैंड्स, दो आइलैंड है इंडिया के। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। कहां पर लोकेटेड है ये? इंडिया का अगर साउथर्न पार्ट हम देखेंगे तो इधर तो ये लक्षद्वीप है और इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहां पर कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे, वोल्केनोज हैं। अब इन दोनों को एक एक करके ठीक से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप कहां पर है ये? अरेबियन सी में है।
ये अरब सागर है, इसमें है ये। ठीक है। केरला की जो मालाबार कोस्ट है इसके पास में है, नियर मालाबार कोस्ट। और ये बने हुए हैं कोरल्स की, मेड ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? समुद्र के अंदर एक कॉलोनी जैसा हम कह सकते हैं। समुद्र के जैसे ऊपर से ऊपर वाला जो सतह है उसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे, सेलो डेप्थ में जाएंगे, तो वहां पर कॉलोनी जैसी बनी हुई है छोटे छोटे एनिमल्स के द्वारा। दिखने में वो बहुत अट्रैक्टिव और काफी सुंदर और ब्यूटीफुल पेड़ पौधे जैसे दिखते हैं, हल्के छोटे छोटे, बट असल में वो पेड़ पौधे नहीं है, कॉलोनी जैसी बनाई हुई है छोटे एनिमल्स के द्वारा। तो कोरल रीफ्स के ये बने हुए हैं। पूरे लक्षद्वीप पर लोग नहीं रहते हैं, कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पर। टोटल कितने हैं? टोटल 36 आइलैंड है, आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप पर। सब पर लोग नहीं रहते हैं, यहां पर कई ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो इससे हमें मेराइन एरिया बड़ा मिल जाता है, मतलब अगर इंडिया सिर्फ यहीं तक होता, आगे इंडिया का कुछ नहीं होता, तो फिर ये जो समुद्र है आगे वाला, यहाँ पर इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इंडिया कुछ नहीं कर पाता यहाँ पे। बट यहाँ पे लक्षद्वीप होने की वजह से बीच वाला पूरा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। इंडिया यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज कर सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकता है, सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसके बारे में कुछ चीजें। अब अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। तो सेकंड वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये दो ग्रुप हैं, एक अंडमान है एक निकोबार है, और ये हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। बंगाल की जो खाड़ी है उसमें ये लाई करते हैं, और ये बने हुए हैं अराउंड 500 स्मॉल आइलैंड्स हैं ये, जो वोल्केनिक है, वोल्केनो से बने हुए हैं। यहां पर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसको हम कहते हैं बेरेन आइलैंड। इंडिया की टेरिटरी में सिर्फ एक ही वोल्केनो है जो एक्टिव है, और वो है बेरेन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार वाले एरिया में लाई करता है। यहां पर रिच फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जैसे यहाँ पर प्रिजन भी है, जेल भी है, अंग्रेजों के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनको वहां जेल में रखा जाता था, वो आज भी प्रिजर्व किए गई हैं, इस चीज को रिमाइंड करवाने के लिए कि हमारे जो फोरफादर्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया, तो आजादी ऐसे नहीं मिल गई थी, बहुत सारे लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। यहाँ पर कई सारे बीचेस भी हैं, और कोरल रीफ्स की फोटो आपको दिखाते हैं, ऐसे दिखते हैं कोरल रीफ्स। एंड नेक्स्ट ये है फ्लोटिंग डॉक, मतलब समुद्र के अंदर मूव करता रहता है, और यहाँ पर छोटे मोटे बोट आकर के रुक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबंस। डेल्टा कहाँ बनता है? जहां रिवर समुद्र में जाकर के मिलती है। ठीक है, ये हमने समझाया थोड़ी देर पहले। तो सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जहां अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। फिर यहां पर बनता है यूनिक कॉम्बिनेशन लैंड का,
रिवर का एंड सी का। यहां पर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे ये जो डेल्टा है काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर ये भी पाया जाता है। यहाँ पर मैनग्रोव्स भी पाए जाते हैं। मैनग्रोव्स होते हैं जमीन और पानी, वाटर मतलब वाटर और लैंड के बीच वाला जो एरिया होता है, स्वाम्पी रीजन हम कह सकते हैं, दलदल जैसा, वहां पर जो फॉरेस्ट होता है उसको मैनग्रोव्स हम कहते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर की मतलब रॉयल बंगाल टाइगर की पिक्चर आप देख सकते हो, मैनग्रोव्स की पिक्चर आप देख सकते हो। फिर मेघालय के अंदर सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देख सकते हो आप। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, द सेड सक माइनसिम, जो कि खासी जो पीपल है, मेघालय के अंदर एक ट्राइब रहती है खासी ट्राइब, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ग्रेटिट्यूड है नेचर के लिए, नेचर का सम्मान करने के लिए बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, लिविंग रूट ब्रिजेस। ये है जो रूट्स होती हैं, पेड़ों की जड़ें होती है, उनसे ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें बांग्लादेश के जस्ट ऊपर यहां पर आता है मेघालय, और मेघालय में है 3 हिल्स। मैप में हम देखते हैं गारो हिल्स, खासी हिल्स, जंतिया हिल्स। कहां पर है ये मेघालय प्लाटो का पार्ट है। ये पूरा मेघालय, तो मेघालय प्लाटो ये पूरा है, इसका पार्ट है गारो खासी जंतिया। ठीक है, ये एरिया जाना जाता है नॉन फॉर लस ग्रीनी, हैवी रेनफॉल एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल्स। तो यहाँ का एरिया एकदम से लस ग्रीन मिलेगा, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है, और बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर वाटरफॉल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पर मेघालय के अंदर, जिस वजह से यहाँ का जो रीजन है, एरिया है, वो रिच है इन फॉरेस्ट, फिर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, कई सारे यूनिक एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की लैंड जो है वो काफी फर्टाइल है। ये सब चीजें हैं नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में, स्पेशली एक एरिया के बारे में जो मेघालय है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मतलब यहीं पर होती है। ठीक है, फिर है माउ लाइनोंग विलेज, ये ईस्ट खासी हिल्स के अंदर है, मेघालय के अंदर। ठीक है, और क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, ये एशिया के अंदर सबसे क्लीन विलेज है, सबसे साफ सुथरा, और ये जाना जाता है अपनी क्लीनिनेस के लिए। यहाँ पर बेम्बू डस्टबिन का यूज होता है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, मतलब लोग नेचर के साथ रहते हैं, नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये बेम्बू डस्टबिन है। ठीक है, और रूट ब्रिजेस जो हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस, उसकी फोटो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 7th क्लास का।